हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के इस लेक्चर में हम गेट जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग के जो सेक्शन 2 डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग वाला पार्ट है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन 2 से रिलेटेड जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है एक अलग प्लेलिस्ट में, और वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी उसकी। आप वहां से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। पहले उन सारे लेक्चर्स को कवर कर लीजिए, फिर आप इस एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस सीरीज में जो है मैंने जो क्वेश्चंस कवर किए वो डेटा क्वांटाइजेशन प्रोसेसिंग से कवर किए, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सिस्टम से और कॉन्वोल्यूशन से कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो शुरू करते हैं सीरीज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट कंटिन्यूअस इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म विच ऑफ दीज प्रोसेस इज इंक्लूडेड। एक कंटिन्यूअस इमेज है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। इनमें से जो है कौन सा प्रोसेस इंक्लूड होता है। पहला ऑप्शन है सैम्पलिंग, दूसरा ऑप्शन है क्वांटाइजेशन, तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स देख रखे हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, मतलब कि सी बोथ ए एंड बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो कंटिन्यूअस इमेज को जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन दोनों ही प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सैम्पलिंग। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है आपके पास, डिजिटाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट वैल्यू, डिजिटाइजेशन ऑफ एम्पलीट्यूड वैल्यू, सैम्पलिंग इज डन आफ्टर द क्वांटाइजेशन प्रोसेस, या फिर बोथ ए एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, डिजिटाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स वैल्यू। सैम्पलिंग को जो है वो हम बोलते हैं डिजिटाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स वैल्यू। के बाद अगला क्वेश्चन है, विच मेथड डिटरमाइंस द स्पेशियल रिजोल्यूशन ऑफ द डिजिटाइज्ड इमेज। जब भी हम किसी कंटिन्यूअस इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी स्पेशियल रिजोल्यूशन जो है वो कौन से मेथड पे डिटरमाइन करती है, सैम्पलिंग पे या फिर क्वांटाइजेशन पे या फिर दोनों पे ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैम्पलिंग। तो रिजोल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है सैम्पलिंग प्रोसेस पे। के बाद अगला क्वेश्चन है, विच मेथड डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स इन द डिजिटाइज इमेज। कंटिन्यूअस टू डिजिटल फॉर्म कन्वर्जन में कौन सा मेथड है जिससे जो डिजिटल इमेज कन्वर्ट होकर आती है उसके नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स कितने होंगे वो डिसाइड होता है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके पास, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन मेथड से जो है नंबर ऑफ ग्रे लेवल कितने होंगे डिजिटाइज्ड इमेज में वो डिटरमाइन होता है, और सैम्पलिंग से जो है डिजिटाइज्ड इमेज का स्पेशियल रिजोल्यूशन कितना होगा ये डिटरमाइन होता है। के बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रे स्केल इमेजेस हैव इंटेंसिटी वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम। एक ग्रे स्केल इमेज में जो इंटेंसिटी वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है। इसके 4 ऑप्शन है, 0 to 1, 0 to 255, 0 to 8 या फिर -1 to +1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0 to 255। ग्रे स्केल इमेज की इंटेंसिटी जो है 0 to 255 के बीच में रेंज करती है। के बाद अगला क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन इज। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें क्वांटाइजेशन को जो है कौन सा ऑप्शन सपोर्ट करता है। तो पहला ऑप्शन है डिजिटाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स वैल्यू, दूसरा है डिजिटाइजेशन ऑफ एम्पलीट्यूड वैल्यूज, तीसरा है सैम्पलिंग इज डन आफ्टर द क्वांटाइजेशन प्रोसेस और चौथा है बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कौन सा जो है ऑप्शन क्वांटाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेन आइडिया बिहाइंड एनालॉग टू डिजिटल डेटा कन्वर्जन इज। जब एनालॉग डेटा में हमें डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करने का प्रोसेस लाया गया, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन लाई गई, तो उसके पीछे मेन आइडिया, मेन रीजन क्या था उसके पीछे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, साइज रिडक्शन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, साइज एक्सपेंशन, इजी स्टोरेज एंड चीपर एंड फास्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साइज रिडक्शन एंड इजी स्टोरेज एंड चीपर एंड फास्टर। क्योंकि एनालॉग जो डेटा होता है उसमें बहुत हैवी डेटा होता है, बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए उसके लिए, इनफाइनाइट उसमें पिक्सल्स होते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू होती है, तो उसको स्टोर करना मुश्किल होता है। तो उसी डेटा के स्टोरेज को करने के लिए, साइज को रिड्यूस करने के लिए, उसको इजीली स्टोर किया जा सके, चीप हो वो डेटा, फास्टली प्रोसेस किया जा सके, उस डेटा पे काम किया जा सके, इसलिए एनालॉग टू डिजिटल डेटा कन्वर्जन लाया गया। के बाद जैसे कि हमने सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखे अभी, तो हम इससे रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए कंटिन्यूअस डेटा को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल इमेज में, जिसमें जो है 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन। तो सैम्पलिंग जो है इसका काम होता है डिजिटाइजिंग द कोऑर्डिनेट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग, और क्वांटाइजेशन का काम होता है डिजिटाइजिंग द एम्पलीट्यूड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड
क्वांटाइजेशन, मतलब कि कोऑर्डिनेट और एम्पलीट्यूड वैल्यू दोनों का ही जब कन्वर्जन होगा, दोनों फंक्शन एक साथ काम करेंगे, तभी आपका जो है डेटा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जहाँ पे कोऑर्डिनेट वैल्यू का जो है यहाँ पे इसका मतलब टाइम स्टैम्प से है कि कौन से टाइम स्टैम्प पे जो है सैंपल्स को सेलेक्ट किया जा रहा है प्रोसेसिंग के लिए। और एम्पलीट्यूड वैल्यू से मतलब होता है कि ईच एम्पलीट्यूड वैल्यू जो है इसको एक प्रॉपर स्पेसिफिक डिस्क्रीट लेवल पे सेपरेट करना, वो जो है क्वांटाइजेशन के अंदर आता है। उसके बाद यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दिस इमेज शोज द एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे एक इमेज है, ये इमेज है, इस इमेज को देख के आपको बताना है कि ये इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सैम्पलिंग का एग्जाम्पल या फिर क्वांटाइजेशन का एग्जाम्पल। तो इस इमेज को देख के पता चलता है कि यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन की बात हो रही है। जैसा आप देख सकते हैं पिक्सल्स जो है, नंबर ऑफ पिक्सल्स डिक्रीज हो रहा है। पहले 1024 में हाई क्वालिटी की इमेज है, फिर जैसे जैसे ये डिग्रेड होते जा रहा है पिक्सल्स जो है यहाँ पे हमें विजिबल होते जा रहा है, पिक्सल्स के नंबर जो है काउंट कम होते जा रहा है। तो हम जहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पिक्सल्स की बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था, उसे क्या कहते हैं, तो वो जो है सैम्पलिंग के अंदर आता है। यहीं पे अगर ग्रे लेवल की बात हो रही होती, इमेज जो है कंटिन्यूअस इमेज में जो ग्रे लेवल्स का ट्रेंड शो होता, ये ज्यादा ग्रे लेवल से जो है एक सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में आ जाता, तो वहां पे फिर ग्रे लेवल की बात होती है, तो वो क्वांटाइजेशन का एग्जांपल हो जाता। तो सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन को डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक टेबल फॉर्मेट में जो है दोनों के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो है वो दिखाया। तो सैम्पलिंग जो है ये डिजिटाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट वैल्यू, जिसमें हम टाइम स्टैम्प्स की बात करते हैं, और क्वांटाइजेशन जो है डिजिटाइजेशन ऑफ एम्पलीट्यूड वैल्यू, जहाँ पे इस एम्पलीट्यूड वैल्यूज को डिस्क्रीट लेवल पे सेपरेट करते हैं। तो सैम्पलिंग में जो एक्स एक्सिस होता है वहाँ पे टाइम होता है, ये डिस्क्रिटाइज्ड होता है, और वाई एक्सिस जो एम्पलीट्यूड होता है ये कंटिन्यूअस होता है इसमें। और क्वांटाइजेशन पे जब आते हैं तो एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड होता है, और ऑपोजिट होता है, यहाँ पे जो है टाइम कंटिन्यूअस होता है और एम्पलीट्यूड डिस्क्रिटाइज्ड होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था सैम्पलिंग में कोऑर्डिनेट वैल्यू टाइम की बात होती है, तो इसको जो हम छोटे छोटे कंटिन्यूअस डेटा को डिस्क्रीट करते हैं, और क्वांटाइजेशन में जो एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड को जो छोटे छोटे डिस्क्रीट करते हैं इस कंटिन्यूअस डेटा को। तो सैम्पलिंग जो थी इज डन प्रायर टू द क्वांटाइजेशन प्रोसेस। सैम्पलिंग जो होता है ये क्वांटाइजेशन से पहले का स्टेप होता है, सबसे पहले इसको करते हैं, उसके बाद क्वांटाइजेशन को किया जाता है। जैसा कि हमने बात किया था, सैम्पलिंग जो है ये डिटरमाइन करती है कि डिजिटल इमेज जो बन के आएगी उसका स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होगा, और क्वांटाइजेशन डिटरमाइन करती है कि नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स क्या होंगे इमेजेस में। फिर नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस सीसी टू अ सीरीज ऑफ 10 पोल्स ओवर अ टाइम। ये थोड़ा फ्रेज फॉर्मेट में है तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि सैम्पलिंग में जैसा कि अभी हमने बात किया कंटिन्यूअस सिग्नल को जो है ओवर अ टाइम जो है हम उसको डिस्क्रिटाइज करते हैं। ये फ्रेज जो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, इट रिड्यूसेस कंटिन्यूअस सिग्नल टू अ सीरीज ऑफ 10 पोल्स ओवर अ टाइम। और सेम क्वांटाइजेशन के लिए इट रिड्यूसेस कंटिन्यूअस सिग्नल टू कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्टेयर स्टेप्स। यहाँ पे स्टेयर स्टेप्स की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे भी हम एक डिस्क्रीट करने की, एम्पलीट्यूड को डिस्क्रीट करने की बात कर रहे हैं, तो इससे आप समझ जाइएगा। और एक्सप्लेन करें तो एक सिंगल एम्पलीट्यूड वैल्यू सेलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द टाइम इंटरवल टू रिप्रेजेंट इट। डिफरेंट टाइम इंटरवल से जो है सिंगल एम्पलीट्यूड वैल्यूज को सेलेक्ट करते हैं, और इसमें जो है क्वांटाइजेशन में वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग द टाइम इंटरवल्स आर राउंडेड ऑफ to create a defined set of possible amplitude values। इसमें टाइम इंटरवल से जो वैल्यूज आती है उसको राउंड ऑफ करके क्रिएट किया जाता है एक डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल एम्पलीट्यूड वैल्यूज। इसीलिए क्वांटाइजेशन के प्रोसेस से पहले जो है सैम्पलिंग की जाती है, ताकि इसका जो आउटपुट यूज किया जा सके क्वांटाइजेशन में, और फर्दर उससे एक डिजिटल इमेज क्रिएट की जा सके। के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लीनियर सिस्टम से है, तो पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज अ लीनियर सिस्टम। यहाँ पे भी चार ऑप्शन है, सिस्टम विद अ स्ट्रेट लाइन रिस्पॉन्स, अ सिस्टम दैट ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अ सिस्टम विद अ नॉन लीनियर रिस्पॉन्स, a system that ignores external stimuli। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, a system that obeys the principle of superposition। तो जहाँ पे भी लीनियर सिस्टम की बात हो रही है वहां पे सुपरपोजिशन टर्म आता है कि एक सिस्टम जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, ओबे करता है, वही सिस्टम जो है लीनियर सिस्टम कहलाता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा सुपरपोजिशन से रिलेटेड है कि सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से आप क्या समझते हो। यहाँ पे भी चार ऑप्शन है, द नेट रिस्पॉन्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, the net response is the maximum of individual response, the net response is the sum of individual responses, या फिर the net response is unrelated to individual responses। इस
इसका जो करेक्ट आंसर है सी है, द नेट रिस्पॉन्स इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज। मतलब कि अगर एक इनपुट ए है और इनपुट बी है, इनका जो रिस्पॉन्स है वो सी और डी है, मतलब ए का रिस्पॉन्स सी है, बी का रिस्पॉन्स डी है। ये मैं जस्ट एग्जांपल लेके आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जो नेट रिस्पॉन्स होगा वो इस इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स का जो है सम होगा। यही जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। मतलब इंडिविजुअल के जो रिस्पॉन्स होते हैं वो इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स को सम करके फाइनल नेट रिस्पॉन्स आता है, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन एफ(x) कैरेक्टराइज इट एज अ लीनियर फंक्शन। कोई फंक्शन लीनियर फंक्शन है कि नहीं, कौन सा फंक्शन जो इन चारों ऑप्शंस में से डिफाइन करता है। यहाँ पे है पहला ऑप्शन मल्टीप्लिसिटी, दूसरा एडिटिविटी, तीसरा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, चौथा है लॉगरिथमिक बिहेवियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है एडिटिविटी। तो सुपरपोजिशन का एक प्रॉपर्टी जो है ये एडिटिविटी भी है। अभी हम इसके सुपरपोजिशन के जो प्रिंसिपल और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे आगे में, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ अ लीनियर फंक्शन। यहाँ पे 4 इक्वेशंस है। कौन से इक्वेशन को देख के आपको जो है लगता है कि ये इक्वेशन जो है लीनियर फंक्शन की एडिटिविटी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। पहला है f इंटू x1 इंटू x2। तो इसके रिस्पॉन्स में जो इंडिविजुअल अलग अलग हो जाते हैं, fx1 इंटू fx2, फिर f इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू फिर से fx1 प्लस fx2, ये अलग अलग, फिर f इंटू ax इज इक्वल टू af ब्रैकेट में x, चौथा है f इंटू ब्रैकेट में x प्लस a। तो इसका रिस्पॉन्स जो f ब्रैकेट में x प्लस a। तो कौन सा जो है एडिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है b, f इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू fx1 प्लस fx2। तो कैसे ये एडिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी सबसे पहले एडिटिविटी की बात करते हैं। एडिटिविटी को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि कोई एक पावर प्लांट है, वाटर क्लीनिंग प्रोसेस करता है और यहाँ पे किसी सोर्स से जो है पानी आ रहा है, और इस वाटर प्लांट में जो है डिफरेंट सेपरेट स्टेप्स होते हैं। सेडिमेंट्स को रिमूव करने का अलग, कंटामिनेंट्स को रिमूव करने का अलग प्रोसेस है। तो यहाँ पे भी किसी सोर्स से पानी आ रहा है। यहाँ पे ए में जो है ए और बी सोर्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज है, दोनों डिफरेंट सोर्स से पानी आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर जो है वाटर का सोर्स अलग है तो दोनों में जो है इम्प्योरिटीज भी अलग अलग टाइप की होगी। तो ऐसे में पावर प्लांट जो इन दोनों का जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो इंडिविजुअली प्रोसेस करेगा। मतलब कि पावर प्लांट में अगर पानी आ रहा है दो डिफरेंट सोर्स में, एक जगह पे पानी आ रहा है पर दोनों में इम्प्योरिटीज जो है अलग अलग टाइप की है, तो ऐसे में यहाँ पे जो एडिटिविटी का रूल फॉलो होता है। दोनों में अलग टाइप की इम्प्योरिटीज है तो दोनों को जो है प्रोसेस हम अलग अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा TXA प्लस TXB, दोनों को इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे इनके क्लीनिंग प्रोसेस के लिए। ये जो है एडिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हमने उस MCQ में देखा था, तो वाटर सोर्स से पानी आ रहा है एक साथ, पर दोनों की इम्प्योरिटीज दूर करने के लिए इसको अलग अलग प्रोसेस करेंगे। ये एडिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही एक होमोजेनिटी का एग्जांपल देखते हैं। तो होमोजेनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि होमोजेनिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। सेम जो हमारा पावर प्लांट है वाटर प्रोसेसिंग के लिए, तो वो जो है पावर प्लांट डिफरेंट रेट से आ रही वाटर्स को जो है हैंडल कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है। तो उसकी प्रोसेसिंग को ऐसा ही बनाया गया है कि डिफरेंट फ्लो रेट से भी अगर पानी आ रहा है तो उसकी प्रोसेसिंग पे कोई फर्क ना पड़े और डिफरेंट फ्लो रेट के पानी को वो हैंडल कर सकता है। तो अगर हमारा जो है फ्लो रेट x है, इसकी इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी है, एक स्केलर c ऐड कर दिया है, तो सेम क्वालिटी को मेंटेन करते हुए जो है फ्लो प्रोसेस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। फ्लो प्रोसेस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। और ये जो है ये हमारे होमोजेनिटी को रिप्रेजेंट करता है ये एग्जांपल। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप सब मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं और भी एग्जांपल्स के साथ आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। और बाकी आप मेरे पुराने लेक्चर्स में चेक कर सकते हैं, वहां भी मैंने होमोजेनिटी और एडिटिविटी के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। तो होमोजेनिटी पे ही अगला क्वेश्चन है ये हमारा कि इफ अ फंक्शन f(x) सेटिस्फाइज f(ax) इज इक्वल टू a f(x), जैसा कि अभी हमने बात किया था वाटर पावर प्लांट के लिए, फॉर अ स्केलर a विच प्रॉपर्टी इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। तो जहाँ पे भी ऐसा इक्वेशन दिखे आपको, एक स्केलर की बात हो रही है, तो अचानक एक स्केलर ऐड कर देने से जो है रिस्पॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम प्रोसेस को मेंटेन करते हुए स्केलर को लेके चल सकता है। तो इसको जो है होमोजेनिटी कहते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो है हाउ डज कॉन्वोल्यूशन हैंडल एरेज इन द इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग में एरेज को कैसे हैंडल
करते हैं कॉन्वोल्यूशन में। ये हमारा कॉन्वोल्यूशन टॉपिक्स है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस है, एडिंग देम टुगेदर, डिवाइडिंग देम, मल्टीप्लाइंग देम या फिर सब्ट्रैक्टिंग देम। इसका जो करेक्ट आंसर है मल्टीप्लाइंग देम, क्योंकि जब भी कॉन्वोल्यूशन मेथड की हेल्प से हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं तो कर्नल्स को जो है पिक्सेल्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। वैसे ही अगला क्वेश्चन है कि इन कॉन्वोल्यूशन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग टुगेदर 2 एरेज ऑफ नंबर्स। कॉन्वोल्यूशन में 2 एरे ऑफ नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, सिंगल स्केलर वैल्यू, दूसरा एन एरे ऑफ डिफरेंट डायमेंशनैलिटी, तीसरा थर्ड एरे ऑफ नंबर्स ऑफ द सेम डायमेंशनैलिटी, चौथा है मैट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड एरे ऑफ नंबर्स ऑफ द सेम डायमेंशनैलिटी, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन मेथड से जब भी हम एक इनपुट इमेज को किसी कर्नल के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं इमेज शार्प करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, तो इसके रिस्पॉन्स में एक तीसरी इमेज हमें मिलती है प्रोडक्ट के फॉर्म में, जिसमें आपने जो भी कर्नल अप्लाई किया शार्प करने के लिए तो एक शार्प इमेज मिलेगी, स्मूथ करने के लिए तो एक स्मूथ इमेज मिलेगी। तो एक थर्ड एरे ऑफ नंबर्स जो है सेम डायमेंशनैलिटी में आपको एज ए आउटपुट मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कर्नल इन इमेज प्रोसेसिंग। कर्नल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस है, कर्नल स्टोर्स इमेज पिक्सेल्स, अ कर्नल डिफाइंस द शेप ऑफ एन इमेज, a kernel contains weight applied to the source pixel to obtain destination pixels, और चौथा है कर्नल डिटरमाइंस द इमेज रेजोल्यूशन। तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, अ कर्नल कंटेन्स वेट, कुछ वेट कंटेन करता है कर्नल जो है अपने अंदर, और यही वेट जो है हमारी इनपुट इमेज पे अप्लाई होते हैं जिससे हमें एक आउटपुट इमेज मिलती है। तो यहाँ पे मैंने जो है आगे वाले स्लाइड्स में कुछ कर्नल के एग्जांपल्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि कौन सा कर्नल, एग्जाम में जो इससे क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, कर्नल्स को देख के आपको पता करना होता है कि ये कर्नल जो है किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पे मैंने स्मूदनिंग या फिर ब्लर, इमेज को स्मूथ करना है, ब्लर करना है, तो उसके लिए कौन से कर्नल यूज होते हैं। यहाँ पे 2 टाइप की कर्नल्स की बात की गई, एवरेज कर्नल और गॉसियन कर्नल। तो एवरेज कर्नल में क्या होता है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो है इस कर्नल का उसको इक्वल वेट असाइन करते हैं, और जब आपको सिंपल ब्लर करना हो इमेज को तो इससे जो है इमेज ब्लर हो जाती है। और गॉसियन कर्नल क्या है, ये भी एक स्मूथ ब्लर इमेज प्रोवाइड कराती है, पर इसमें क्या होता है जो सेंटर का पिक्सल होता है इसको ज्यादा वेट देते हैं और सराउंडिंग के पिक्सल का कम वेट होता है, और ये क्रिएट करता है कि स्मूदर ब्लर देन द एवरेज कर्नल, ऑफन प्रेफर्ड फॉर इट्स नेचुरल लुकिंग इफेक्ट इन इमेज स्मूदनिंग। नेचुरल लुकिंग को जो है मेंटेन रखने के लिए गॉसियन कर्नल का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गया आप, एवरेज कर्नल में सारे वेट्स जो है सेम होते हैं, गॉसियन कर्नल में सेंटर वाला पिक्सल जो है ये इसकी वैल्यू हाई होती है और सराउंडिंग वाले पिक्सल की वैल्यू लो होती है। इसके बाद कुछ शार्पनिंग कर्नल्स हैं, जैसे लैप्लाशियन कर्नल, हाई पास कर्नल, इमेज को शार्प करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एजेस को हाईलाइट करते हैं बाय एम्पलीफाइंग डिफरेंसेस बिटवीन नेबरिंग पिक्सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं सराउंडिंग पिक्सेल्स की वैल्यू लो हाई है और सेंटर वाला पिक्सल जो है नेगेटिव में है। तो ये यूजफुल होता है शार्पनिंग ब्लरी इमेजेस और एनहांसिंग फाइन डिटेल्स को करने के लिए इमेजेस के। उसके बाद हाई पास कर्नल है, ये क्या करता है, रिमूव करता है लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट स्मूथ एरियाज को व्हाइल प्रिजर्विंग हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, एज और डिटेल्स को मेंटेन रखता है और स्मूथ एरियाज को रिमूव करता है। सिमिलर है ये लैप्लाशियन कर्नल के, ये थोड़ा ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करता है पर शार्पनिंग में इफेक्टिव होता है। इसके एग्जांपल की बात करो तो यहाँ पे सेंटर में जो है हाई वैल्यू है और सराउंडिंग में लो वैल्यूज है। तो यहाँ पे जो है आपको इसको याद करने का तरीका है कि आप कैसे वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे कौन से कर्नल के लिए कहाँ पे हाई वैल्यू है, कहाँ पे लो वैल्यू है, कहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये याद रख सकते हैं। उसके बाद एज डिटेक्शन कर्नल, तो इसमें भी 2 टाइप के कर्नल होता है, सोबेल और प्रिविट। सोबेल में जो एक फैमिली ऑफ कर्नल्स होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, ये जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है इंटेंसिटी चेंज करते हैं पिक्सेल्स की। इनका इस्तेमाल होता है एज डिटेक्शन में इमेज के। तो उसके हॉरिजॉन्टल कर्नल की बात करो तो -101 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल कर्नल की बात करो तो -101 वर्टिकल डायरेक्शन में, और डायगोनल में जो है यहाँ पे 2 रोज आ जाती है, -2 -10 -101। तो इसको जो इसी फॉर्मेटिंग में इस कर्नल को रखते हैं जब भी सोबेल कर्नल अप्लाई करते हैं इमेज पे। प्रिविट कर्नल भी जो ये सिमिलरली सोबेल कर्नल की जैसे होता है, एज डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, पर इसमें जो वेट असाइन होते हैं
कर्नल्स में वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो है ये सेम ही है सोबेल के जैसा, -101 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में -101। डायगोनल में जो है ये दो रोज आ जाती है, -1 -10 और -101। ये दोनों ही कर्नल जो है एज डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद कुछ और भी डिफरेंट कर्नल्स हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कर्नल्स होते हैं, जैसे एम्बॉसिंग कर्नल, मीडियन कर्नल। एम्बॉसिंग कर्नल जो 3D इफेक्ट लाना हो आपको इमेज में, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। मीडियन कर्नल हो जब आपको रिप्लेस करना हो पिक्सल्स को विद द मीडियन वैल्यू ऑफ इट्स नेबर्स, तो वहां पे मीडियन कर्नल का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट एंड पेपर जैसे नॉइज रिमूव करना हो, एजेस को प्रिजर्व रखना हो, वहाँ पे मीडियन कर्नल का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये कर्नल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। इनके एग्जांपल से आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और भी बहुत टाइप के कर्नल्स होते हैं, डिफरेंट इमेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और कॉन्वोल्यूशन मेथड से कैसे कर्नल्स को इमेजेस पे अप्लाई किया जाता है, इस पे मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है। सेक्शन 2 का जो लेक्चर्स वाला सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आई होप कि आप सबको आज का ये एमसीक्यू सीरीज पसंद आया हो। आगे भी मैं और डीआईपी के जो है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।